Good morning students. My name is Rekha Sharma. Students, today is 24th October and we are celebrating 75th anniversary of United Nations. So I am going to tell you some important things of UN. United Nations is celebrated on 24th October of each year. After Second World War, many countries had decided to form an organization who will work on world peace and security. So it is a day to celebrate creation of the United Nations. On October 24th, 50 countries met in San Francisco, California to form a group of nations who would work together for world peace. So this group was called United Nations और UN फॉर शॉर्ट. तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके 1945 में 50 मेंबर्स थे. उसके जो परमानेंट ओरिजिनल मेंबर्स जो थे वो 51 थे, लेकिन एट प्रेजेंट उसके जो मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं. अभी लेटेस्ट ही अफ्रीका में साउथ सूडान नाम की जगह है, एक कंट्री है जो जुलाई 2011 में अभी इसका मेंबर बना है. अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो, जैसा कि हर संस्था के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने भी कुछ उद्देश्य अपने बनाए थे. तो सबसे पहले जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जैसा कि हम सबको पता है बच्चों कि 1945 में उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हुआ था. तब उस टाइम पे हमारे देश, हमारे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और दोनों ही वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ह्यूमन का भी, आदमी फोर्सेस का भी और उसके अलावा रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो इसलिए बहुत सारे देश ऐसी कोई संस्था या ऐसा कुछ बनाना चाहते थे जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी बनाए और सभी चीज़ों का जो है वो वार्तालाप से या डिस्कशन के थ्रू सॉल्यूशन निकल सके, ना कि कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हो वो हो. तो इसलिए यूनाइटेड नेशन का पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करे. सेकेंड, सभी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप, मित्रता के संबंध स्थापित करे. थर्ड, कोऑपरेट करे, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व कर सके और साथ में ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट कर सके. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे देशों के अंदर ह्यूमन को, सिटीजन्स को पूरे राइट नहीं मिल रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. तो इसलिए सब लोग ये भी चाहते थे कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट किया जाए और उनको भी आगे बढ़ने का या डेवलपमेंट का एक चांस मिले. तो इसलिए ये भी एक उद्देश्य उन्होंने रखा था कि टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, टू बी अ सेंटर ऑफ हेल्पिंग नेशन, यानी सभी देशों को जो भी मदद चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सोशल हो या कुछ और मुद्दे पे, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो उनकी हर तरीके से मदद करता है. टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 193 मेंबर्स जो थे, 193 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट टाइम और हर मेंबर का यहाँ पे अर्थ है हर कंट्री, हर स्टेट. कंट्री को स्टेट की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो 193 मेंबर्स हैं और हर मेंबर, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो और वेदर डेवलप्ड कंट्री हो, लेकिन सभी कंट्रीज को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल. अब हिस्ट्री ऑफ यूएन, हमारा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक इतिहास है, उसकी भी एक हिस्ट्री है. तो बच्चों, यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन जो थी वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने इंश्योर किया था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस और कॉरपोरेशन स्टैब्लिश करेगी. जो लीग ऑफ नेशन है 1919 में बनी थी, लेकिन ये उस टाइम पे इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इस कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुआ. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन अवे हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो उस टाइम पे नेशंस जो थे वो ऐसी संस्था चाहते थे जो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, स्टैब्लिश कर सके. तो उस टाइम पे
50 कंट्रीज जो थी वो इकट्ठे होके सैन फ्रांसिस्को में गए और उसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जो यूएन चार्टेड या संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको यूएन बोला जाता है, जो द चार्टेड साइन ऑन 26 जून 1945 बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्री. पोलैंड साइन इट लेटर एंड बिकम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 member. The charter came into force on October 24th, 1945. हर चीज़ के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के भी कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं. तो अब हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, सबसे पहले जो उसका ऑर्गन्स है वो है द जनरल असेंबली, जिसको जीए भी बोला जाता है. जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं और हर मेंबर का एक वोट होता है. जो जनरल असेंबली है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, जो विभिन्न देशों के बीच में कोई भी वाद विवाद होता है, उसके अंदर कोई भी उसका पार्टीशन नहीं होता है, वो उसमें कोई भी डिसीजन भी नहीं ले सकता है. हर मेंबर की अपनी, यहाँ पे मेंबर का नाम जो है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था कि जो मेंबर है एक नेशन के लिए बोला जाता है, तो हर मेंबर की अपनी एक सीट होती है जनरल असेंबली के अंदर. और अगर वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं तो उनको सिक्योरिटी काउंसिल डील करता है और वही उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. सेकेंड जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल. तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है बच्चों वो 15 कंट्रीज से बना हुआ है, जिसमें 5 कंट्रीज जो हैं यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ये परमानेंट मेंबर हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं वो हर 2 साल के बाद इलेक्ट किए जाते हैं. अब सिक्योरिटी काउंसिल है तो दैट हैज़ टू बी, उनकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होनी चाहिए. तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती हैं. थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक असिस्ट करता है जनरल असेंबली को, जिसमें कुछ इकोनॉमिक यानी आर्थिक या सोशल कॉर्पोरेशन की ज़रूरत हो और सभी देशों को विकसित भी कर सके, सभी देशों का विकास भी हो सके. इकोसॉक जो है उसके 54 मेंबर्स हैं और जनरल असेंबली जो है हर 3 साल के बाद उन मेंबर को इलेक्ट करती है. नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो बच्चों, ट्रस्टीशिप काउंसिल का अब आज के युग में इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा है, लेकिन पहले आपको पता है एक दौर था जब सभी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो अपने से छोटी कंट्रीज़ पे को अपना उपनिवेश बनाती थी, अपना कॉलोनी बनाती थी. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो था वो भी ब्रिटिशर्स का कॉलोनी थी, हमारे देश पे भी तो अंग्रेजों ने शासन किया था. उसी तरीके से जब उस टाइम पे कोई कंट्री है जिसके ऊपर किसी पावरफुल कंट्री ने कंट्रोल किया हुआ है, उसकी गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया है, तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उस कंट्री को सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है और उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए भी हेल्प करती है. तो आजकल क्योंकि मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का इतना बड़ा रोल नहीं है देखने को. नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जैसा ही इसके नाम से पता लग रहा है, कोर्ट एंड जस्टिस, यानी ये रिलेटेड है न्याय से, और यानी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है. तो बच्चों, इसके अंदर 15 जजेस होते हैं जो सभी मेंबर कंट्रीज से चुने जाते हैं, और उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 ईयर्स होता है. और ये लोग सभी देशों के बीच में जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर न्याय दिलाते हैं, उन पे लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करते हैं और जस्टिस भी करते हैं. और इनके जो जजेस होते हैं उनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके ही इलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, सेक्रेटरीट. तो सेक्रेटरीट होता है जो सुपरवाइज करता है सारे एडमिन डिपार्टमेंट को. यूएन के जो फंक्शंस हैं वो उसके साथ वहाँ पे डे टू डे जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करता है, फाइल बनाता है, और उसके अलावा जो यूएन बॉडीज़ को जो मटेरियल चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है. और इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु इज़ अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स. सेक्रेटरीट की कुछ 6 ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जिसमें है इंग्लिश, चाइनीज़, अरेबिक, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. और सेक्रेटरीट का जो हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनए इज इन न्यूयॉर्क सिटी. तो बेटा, अब तक आपने जाना जो यूएन है वो कैसे बना,
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स थे। और अब हम जानेंगे जो यूएन की इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं। सबसे पहले है ITU, इट मीन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1865 में और हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। अब नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 में और हेडक्वार्टर है इसका भी जेनेवा में। पर्पज़ क्या है बेटा इसका? कंडीशंस को इम्प्रूव करना, लेकिन किसकी कंडीशन? जो वर्कर्स होते हैं उनकी। अब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1945 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ। सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एस्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1945 में एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब है हमारे पास यूनेस्को। फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिश हुआ था 1946 में और हेडक्वार्टर है पेरिस में। पर्पज़ क्या है इसका? टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। एस्टैब्लिश हुई थी 1957 में एंड हेडक्वार्टर है वियना में। पर्पज़ क्या है इसका? टू प्रमोट पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो एटॉमिक एनर्जी है उसका पीसफुली क्या हो? प्रमोट हो, प्रमोशन हो। नेक्स्ट है UNDP। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। पर्पज़ क्या है इसका? जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो इंक्रीज़ कर सके वेल्थ प्रोड्यूसिंग और उनके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो, प्रोड्यूस हो। कैसे? जो भी उनके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट है UN वुमेन। ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। पर्पज़ क्या है इसका? टू एनेबल मेंबर स्टेट्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए जो विमेन हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए इस जो भी ये एजेंसी है UN वुमेन, इसमें ये हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट है UNEP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी, केन्या में। अब पर्पज़ क्या है बेटा इसका? प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में बहुत सारे इशू होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब का क्या करने के लिए? कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो इसके भी इसका मतलब हर जो एजेंसी है कुछ ना कुछ उसका पर्पज़ होता है। तो जो आज के टाइम पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट है UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। एस्टैब्लिश हुआ था 1997 में और हेडक्वार्टर है वियना, केन्या में। पर्पज़ क्या है इसका? जो भी इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है और जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। पर्पज़ क्या है? जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सके, रेज कर सके, उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में। पर्पज़ क्या है इसका? जो भी लोग हैं, जो भी कॉमन पीपल हैं, उनकी हेल्थ को जो लेवल है उसका, जो हेल्थ का लेवल है उसको, जो उनका हेल्थ का लेवल है उसको बढ़ाने के लिए जो भी लोग हैं सबको न्यूट्रिशियस फूड मिले और हेल्थ का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके और लोग बीमारियों से बचे रहें। नेक्स्ट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। पर्पज़ क्या है इसका? टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। जो भी लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। एंड ये है UNDP। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में
और पर्पज़ क्या है? हेल्प करना डेवलपिंग कंट्रीज़ की, किसके लिए? वेल प्रोड्यूस कैपेबिलिटीज़ ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। सो बच्चों, अब आपको भावना मैम ने इसकी यूएन की जो एजेंसीज़ हैं, कैसे यूएन जो है वो काम करता है पूरे वर्ल्ड में, सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने यूनिसेफ के बारे में अभी पढ़ा था, उसके अलावा WHO, WTO। तो WHO जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, लोगों को नरिश फूड देता है। उसके अलावा WTO के बारे में भी हमने अभी पढ़ा, यूनिसेफ के बारे में। तो ये कुछ एजेंसीज थी जिसके बारे में आपको भावना मैम ने बताया, जो UNO जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए काम करता है। अब अभी तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, लेकिन अब कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ उपलब्धियां हैं जो UN ने प्राप्त की हैं। तो अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, UNO जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ की बहुत लंबे टाइम से उनकी हेल्प कर रहा है। कैसे कैसे हेल्प करता है? वो उनको फूड एड दे रहा है, यानी उनको खाना पहुंचा रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू। हर साल 80 मिलियन पीपल जो हैं 80 कंट्रीज़ के अंदर, उनको UNO की तरफ से खाना मिलता है। दूसरा, जो UN हाई कमीशन जो है वो रेफ्यूज़ी लोगों, रेफ्यूज़ी आप जानते हो, जिनको किसी भी कंट्री अपना सिटीज़न नहीं मानती है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो उन लोगों को, या फिर वॉर के टाइम पे या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, जब कंट्री जो है उनको फोर्सफुली अपने देश से बाहर निकाल देती है, तो उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों को शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो यूनिसेफ है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर बच्चों को फूड प्रोवाइड करती है। इमरजेंसी फंड होता है जो उनके फूड के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाता है। अब ये थी अचीवमेंट्स। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं इंडिया का और UN का बीच में रिलेशन कैसा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो भी UN का एक मेंबर था। 1945 में UN का मेंबर बन चुका था इंडिया। तो इंडिया जो है वो एक एक्टिव मेंबर था और UN के हर जो उनके वेरियस प्रोग्राम थे उसमें इन्वॉल्वमेंट उसने दिखाई है। इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बीन चूजन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम। India has set peacekeeping forces to countries like Congo, Palestine, Korea and Sudan. At the same time, the UN has helped India in promoting awareness about health and education. ठीक है बच्चों, अब कुछ इंटरनेशनल डेज भी होते हैं जो UNO के थ्रू बनाए गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है बच्चों वो 7 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं, और ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसके जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था। सेकंड है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो हम हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो सभी ह्यूमन के अंदर, सभी इंडिविजुअल के अंदर खुशी पैदा करने के लिए और वो अपनी ह्यूमन गोल को अचीव कर सके, इसलिए मनाया जाता है। थर्ड है वर्ल्ड वाटर डे, जो 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि पानी जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू एवरीवन। Next, International Day of Yoga. It is celebrated every year on 21st June and it aims to spread awareness about the benefit of practicing yoga. तो बच्चों, आजकल आप देख रहे हो कि योगा का जो है वो दिन ब दिन सभी लोगों में एक ट्रेंड चल रहा है। सभी लोग जो है वो एकदम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल to remind people that the environment need our attention and protection. अर्थ डे के पीछे एक ये भी उद्देश्य होता है कि हम लोगों को ये रियलाइज़ हो कि जो अर्थ है हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें उसको गंदा या पोल्यूटेड नहीं बनाना है। थर्ड है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है जो यूनाइटेड नेशन ने स्टैब्लिश किया है, और ये हर साल हम 5 जून को मनाते हैं, जिसमें लोगों के अंदर
एनवायरनमेंट के प्रति, मतलब एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि आजकल जो है एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड होता जा रहा है। बहुत सारे पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, तो उसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो गया है। तो अभी हम लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्री भी लगा सकते हैं बहुत सारे, हम जितने व्हीकल्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना, तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, उसके ऑर्गन्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एजेंसीज, उसके अचीवमेंट्स और हमारे देश भारत के साथ उसके कैसे रिलेशन रहा, कैसे उसका संबंध रहा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी और आप ये भी समझे होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन यूएनओ है वो क्यों बनाना ज़रूरी था और उसके थ्रू हम कैसे वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।